हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, पिछली क्लास में हम आरएनए का अध्ययन कर रहे थे और हमने आरएनए के वहाँ पे प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था। यानी आरएनए लास्ट में जो हम पढ़ रहे थे आरएनए के प्रकार, आरएनए कितने प्रकार का होता था, 2 प्रकार का, आनुवंशिक और अनानुवंशिक आरएनए, जिसमें अनानुवंशिक आरएनए के फिर हमने 3 प्रकार पढ़े थे, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आज हम एमआरएनए का अध्ययन करेंगे। किसका? एमआरएनए। आज हम एमआरएनए का अध्ययन करेंगे। आनुवंशिक प्रकार के आरएनए कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं किसको? एमआरएनए। किसको? एमआरएनए। जो एमआरएनए है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? देखिए, एमआरएनए की खोज सर्वप्रथम की थी हक्सले ने। किसने? हक्सले ने। कब की थी? 1956 में। कब? 1956 में हक्सले ने सर्वप्रथम खोज की थी किसकी? एमआरएनए की। अच्छा, इसकी खोज किसने की? एमआरएनए की, हक्सले ने की। लेकिन इसको एमआरएनए नाम किसने दिया? तो इसको एमआरएनए नाम दिया जैकब एवं मोनार्ड ने। किसने? जैकब एवं मोनार्ड। जैकब, ये तो खोज की थी इसकी हक्सले ने, और एमआरएनए नाम दिया जैकब एवं मोनार्ड ने 1961 में। जैकब एवं मोनार्ड ने इसे एमआरएनए नाम दिया। इसे एमआरएनए नाम दिया। एमआरएनए नाम किसने दिया है? इसको जैकब एवं मोनार्ड ने। बाकी इसके और भी कई नाम प्रचलित हैं, जैसे एमआरएनए को क्या कहते हैं? अस्थायी आरएनए भी कहते हैं। क्या? इसे अस्थायी आरएनए, अस्थायी आरएनए। अस्थायी का मतलब अनस्टेबल आरएनए। क्या? अनस्टेबल आरएनए। अनस्टेबल आरएनए या अस्थायी आरएनए से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है। जैसे ये केंद्रक संश्लेषण एमआरएनए कहाँ होगा? केंद्रक में। किससे? डीएनए से। तो केंद्रक में इसका संश्लेषण हुआ, यानी सिंथेसिस कहाँ होगा इसका? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में इसका सिंथेसिस हो गया, और सिंथेसिस होने के बाद ये कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव में। अब जब ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तो इससे क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन, और उस ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा, यानी अनुलेखन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? भाई ट्रांसक्रिप्शन इसका होगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा। तो जैसे ही प्रोटीन बन गया तो ये तुरंत क्या है? नष्ट हो जाता है, यानी तुरंत डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। उस कारण ये कैसा है? अस्थायी प्रकार का होता है। कैसा होता है? अस्थायी प्रकार का, यानी इसका जीवन काल बहुत ही कम होता है। तो इस आधार पर इसे अस्थायी आरएनए। दूसरा, सूचना वाहक आरएनए। क्या? सूचना वाहक आरएनए, यानी इंफॉर्मेशन आरएनए। सूचना वाहक आरएनए या इंफॉर्मेशन आरएनए या दूत आरएनए। दूत आरएनए। दूत आरएनए मतलब, दूत का मतलब क्या होता है? जो सूचना लेकर जाता है वही क्या है? दूत। जैसे ये बोलते हैं ना कि भगवान के भी दूत जाते थे, जैसे रावण के पास गया था अंगद दूत बन के, यानी सूचना ले जाने वाला, किसी की सूचना कहीं पर ले जाने वाला, वो क्या कहलाता है? दूत कहलाता है। ये भी क्या करता है? आरएनए सूचना लेकर जाता है डीएनए से। कहाँ? साइटोप्लाज्म। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। इसीलिए इसको दूत आरएनए भी कहा जाता है। पहला क्या? अस्थायी आरएनए भी कहा जाता है, सूचना वाहक आरएनए भी कहा जाता है।
दूत आरएनए भी कहा जाता है, और इसी को टेम्पलेट आरएनए भी कहा जाता है। टेम्पलेट आरएनए, टेम्पलेट आरएनए क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डीएनए की एक श्रृंखला से बनता है, डीएनए की एक श्रृंखला से बनता है, और वह श्रृंखला क्या है? टेम्पलेट का कार्य करती है, इसलिए इसको टेम्पलेट आरएनए भी कहा जाता है, और इसी को पूरक आरएनए भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? पूरक आरएनए या कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। पूरक आरएनए या कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भी कहा जाता है। ये मत बोलना कि सर आपने तो अपने नाम बता दिए, हम याद क्या रखें। नाम तुम केवल एमआरएनए रख लेना, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि इसे ये भी कहा जाता है अस्थायी आरएनए। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि क्यों कहा जाता है, तो फिर आसानी से ये नाम भी तुम्हें सारे याद रह जाएंगे। अस्थायी आरएनए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जीवन काल बहुत ही कम होता है। सूचना वाहक, ये बात है, सूचना वाहक आरएनए क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूचनाओं को ले जाता है, डीएनए से कहां पे ले जाता है? साइटोप्लाज्म में ले जाता है। क्यों ले जाता है? वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए ले जाता है, इसलिए इसको सूचना वाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए, सूचना वाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए या इंफॉर्मेशन आरएनए कहेंगे। दूसरा दूत आरएनए, दूत आरएनए क्योंकि ये सूचना ले जाने के कारण इसको दूत आरएनए भी कहा जाता है। और टेम्पलेट आरएनए क्योंकि ये डीएनए की किसी एक श्रृंखला जो टेम्पलेट के रूप में कार्य करती है उससे निर्मित होता है, तो ये टेम्पलेट आरएनए। और पूरक आरएनए, पूरक आरएनए या कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। पूरक आरएनए क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जिस श्रृंखला डीएनए की जिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से निर्मित होता है वह यह उसका पूरक होता है। क्या होता है? पूरक। पूरक का मतलब जैसे उस श्रृंखला में डीएनए की श्रृंखला में चारों का क्रम ए जी टी सी है, तो ये इसका विपरीत क्रम होगा, इसमें पूरक अनुक्रम होगा इसका। पूरक टी का पूरक क्या होता है? ए का पूरक टी, तो जो इसमें आरएनए बनेगा उसमें टी, इसमें जी का पूरक सी, टी का ए, सी का जी। तो जो इसमें यहाँ इसका टी के स्थान पर आरएनए यूरेसिल पाया जाता है। तो ये इस तरह से इसका जो डीएनए ये क्या है? डीएनए, तो ये एमआरएनए, तो ये इसका पूरक होता है, इसीलिए इसको पूरक आरएनए भी कहा जाता है। और मैसेंजर आरएनए कहा जाता है इसको संदेश वाहक आरएनए। वो नाम किसने दिया? जैकब एवं मोलान। ये तो हो गई इसकी एमआरएनए। अब इसकी विशेषताओं का अध्ययन कर लेते हैं हम। एमआरएनए की विशेषताएं नोट कर लेते हैं। एमआरएनए की विशेषता, एमआरएनए की विशेषताएं। देखिए इसकी विशेषताएं एमआरएनए की क्या क्या हो जाएंगी। पहला तो ये कि एमआरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। पहली विशेषता क्या हो गई? इसका संश्लेषण, एमआरएनए का संश्लेषण या सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए कहाँ होता है? केंद्रक या न्यूक्लियोलस में होता है, केंद्रक में। और वो भी किससे? डीएनए से होता है, डीएनए से होता है सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। ये कहाँ होगा? केंद्रक या न्यूक्लियस में, और किससे? डीएनए से होता है। दूसरा, इसकी दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी? यह जो एमआरएनए है उस यह क्या होगा? डीएनए की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का पूरक होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है। यह डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जिस श्रृंखला से इसका निर्माण होगा उसका पूरक होगा, कि जिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे इंग्लिश में ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से निर्मित होता है
निर्मित का मतलब फॉर्मेशन या जिससे बनता है, ठीक है। निर्मित होता है उसका पूरक होता है। क्या होता है? पूरक। पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। तीसरा इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? तीसरी इसकी विशेषता ये होगी कि यह अस्थायी प्रकार होता है। यह अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब अनस्टेबल होता है। चौथा देखें तो इसका जो अनुभार होगा, अनुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट, जो इसका अनुभार होता है वो 5 से 20 लाख डाल्टन, लगभग 5 लाख से 5 लाख 20 लाख 5 लाख से 20 लाख डाल्टन होता है। डाल्टन क्या होता है? अनुभार। इसका अनुभार इसका अनुभार 5 से 20 लाख डाल्टन होता है। अगला इसका अपसारण होगा। अनुभार क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। अगला जो इसकी अगली विशेषता है वो देखिए, इसका अपसाधन गुण। इसका अपसाधन गुण का मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या अपसाधन गुणांक इसका जो होगा 80 होता है। अच्छा, और देखिए इसकी अगली विशेषता क्या हो जाएगी? यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्य करता है या इसके ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, और फिर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा तो mRNA का निर्माण होता है, और जो अनुलेखन या अनुवादन यानी ट्रांसलेशन के द्वारा, इसके ट्रांसलेशन के द्वारा फिर क्या होगा? प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी ये कहा जाएगा संश्लेषण के बाद या सिंथेसिस के बाद ये कहा जाएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद इससे राइबोसोम जुड़ते हैं। क्या? राइबोसोम की जो उपेकाइयाँ या सब यूनिट्स होती हैं राइबोसोम की, वो जुड़ती हैं। फिर टीआरएनए यहाँ अमीनो अम्लों को लाता है इसकी कोडिंग के अनुसार, और उसके बाद इस पर क्या होगा? फिर ट्रांसलेशन क्रिया द्वारा, अनुवादन की क्रिया द्वारा प्रोटीन का निर्माण होगा। इसमें देखो, इसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं दी होती हैं। इसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं नहीं होती हैं। ये सारी इसकी विशेषता होती है, इसकी mRNA की विशेषताएं हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक विशेषता इसकी ये भी है कि यह विषमांगी प्रकृति का होता है। कैसा? यह विषमांगी प्रकृति का होता है। विषमांगी प्रकृति का होता है। वही दिख रहा है क्या? देख लेना, यह विषमांगी प्रकृति का होता है। कैसा होता है? विषमांगी प्रकृति का होता है। विषमांगी का मतलब हेटेरोजीनियस प्रकार का। कैसा? हेटेरोजीनियस प्रकार का, अर्थात इसका नेचर है वो हेटेरोजीनियस प्रकार का होगा। तो इसकी विषमांगी प्रकृति होती है, यह विषमांगी प्रकृति का होता है। ये डीएनए की विशेषताएं हो जाती है।
सबसे लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा विषमांगी प्रकृति। आइए देखते हैं इसकी विषमांगी प्रकृति कैसी होती है। अगला टॉपिक क्या है इसका, mRNA की विषमांगी प्रकृति। क्या है mRNA की विषमांगी प्रकृति। mRNA की विषमांगी प्रकृति या हेटेरोजीनियस नेचर ऑफ mRNA की विषमांगी प्रकृति। देखिए mRNA है जो विषमांगी प्रकृति का होता है, अर्थात जो mRNA के अणु हैं वो अलग अलग अनुभार के और अलग अलग लंबाई के होते हैं, इसलिए mRNA की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, विषमांगी प्रकार की होती है। कैसे विषमांगी प्रकृति कैसी होती है, यानी इसके अणु mRNA के अलग अलग अणु अलग अलग लंबाई और अलग अलग अनुभार के होते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है, विषमांगी प्रकृति। विषमांगी प्रकृति के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है, mRNA परिभाषा तो पता चल गई ना विषमांगी प्रकृति। इसके बाद विषमांगी प्रकृति के आधार पर mRNA दो प्रकार का होता है। विषमांगी प्रकृति के आधार पर mRNA कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन सा, एक तो मोनोसिस्ट्रोनिक, कौन सा, मोनोसिस्ट्रोनिक या एकल सिस्ट्रोनिक। पहला कौन सा है, मोनोसिस्ट्रोनिक। पहला प्रकार कौन सा है विषमांगी प्रकृति के आधार पर, मोनोसिस्ट्रोनिक, और दूसरा होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक या बहुसिस्ट्रोनिक। ऐसा पॉलीसिस्ट्रोनिक। देखिए जो मोनोसिस्ट्रोनिक प्रकार का mRNA है, मोनोसिस्ट्रोनिक प्रकार का mRNA है, उसमें जो सिस्ट्रॉन होंगे यानी जो प्रोटीन के लिए कोड करने वाले इसमें सिस्ट्रॉन है वो एकल रूप में होता है, यानी एक सिस्ट्रॉन होगा और वह केवल एक प्रोटीन के लिए ही कोड करता है, यानी उससे केवल एक ही प्रकार का प्रोटीन बनेगा। यानी मोनोसिस्ट्रोनिक जो mRNA है उसमें केवल एक ही सिस्ट्रॉन होता है और वो एक ही प्रोटीन या एंजाइम का संश्लेषण करता है। जैसे ये मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA है, ये यूकैरियोट्स में मिलता है। किस में मिलता है, यूकैरियोट्स में मिलता है। मोनोसिस्ट्रोनिक RNA किस में मिलेगा, यूकैरियोट्स जीवों में मिलेगा, और इसमें सिस्ट्रॉन की संख्या केवल एक होती है और उस एक सिस्ट्रॉन से एक ही प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जबकि जो पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA है या बहुसिस्ट्रोनिक mRNA है उसमें सिस्ट्रॉन की संख्या एक से अधिक होती है। सिस्ट्रॉन की संख्या एक से अधिक होती है तो वो एक बार में एक से अधिक प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना उसमें देते हैं, तो एक से अधिक प्रोटीन का संश्लेषण उसमें एक बार में हो सकता है। तो इस प्रकार का जो पॉलीसिस्ट्रोनिक RNA है ये अधिकांशतः किसमें मिलेगा, प्रोकैरियोट्स जीवों में मिलता है। ध्यान रखना, देखने में उल्टा सा लगता है कि भाई मोनो है तो प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोनो है, मोनो या एकल सिस्ट्रोनिक RNA किसमें मिलेगा, यूकैरियोट्स में, जबकि पॉलीसिस्ट्रोनिक RNA मिलता है किसमें, पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA किसमें मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में मिलता है, क्योंकि वहां पर स्प्लाइसिंग की क्रिया नहीं होती। आगे जब RNA स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, तो उसमें जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें mRNA स्प्लाइसिंग नहीं होती, इसलिए वहाँ पे जो mRNA होता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब एक से अधिक सिस्ट्रॉन उपस्थित, और इसी कारण से एक से अधिक प्रोटीन या एंजाइम्स का संश्लेषण करता है। ये हो जाती है mRNA की विषमांगी प्रकृति। इसके बाद हमें पढ़ना है mRNA का जीवन काल। क्या पढ़ना है हमें, mRNA का जीवन काल। देखिए mRNA का जीवन काल। देखिए मैंने पहले से तुम्हें बताया है अभी, जो mRNA का जीवन काल है वो बहुत ही कम होता है,
इसीलिए ये अस्थायी प्रकार का होता है। कैसा होता है? अस्थायी प्रकार का होता है। क्यों होता है? यानी बहुत ही कम समय के लिए आएगा ये, और जैसे ही अनुलेखन और अनुवादन की प्रक्रिया पूर्ण हुई, प्रोटीन का संश्लेषण हुआ और ये तुरंत नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसका जीवन काल बहुत ही कम होता है। देखें प्रोकैरियोट्स में तो इसका जीवन काल जो होगा जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, उन प्रोकैरियोट्स में इनका जीवन काल लगभग 2 मिनट का होता है। कितना होता है? लगभग 2 मिनट का होता है। जबकि यूकैरियोटिक जीवों में, ये प्रोकैरियोट्स की तुलना में जीवन काल इसका अधिक होता है। तो यूकैरियोट्स में इसका जीवन काल लगभग 1 से 4 घंटे का हो सकता है। इसका जीवन काल 1 से 4 घंटे का होता है, लगभग 1 से 4 घंटे का होता है। इसमें यूकैरियोट्स में जीवन काल इसका। तो ये हो गई इसकी जीवन काल की बात। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? mRNA की मात्रा। mRNA की मात्रा mRNA की मात्रा, क्वांटिटी, या कितनी मात्रा में मिलेगा mRNA। तो ये mRNA में जो कुल आरएनए है उसका लगभग 5 से और 10% होता है। कितना? लगभग 5 से 10% इसकी मात्रा होगी कुल आरएनए। एक कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का 5 से 10% होगा कौन? mRNA, यानी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अस्थायी होता है। इसके बाद पढ़ते हैं mRNA का जैव संश्लेषण। क्या? mRNA का जैव संश्लेषण। देखिए, जब mRNA के जैव संश्लेषण की बात करते हैं तो mRNA का जैव संश्लेषण जो है वो कहां पर होता है? केंद्रक में होता है। किससे होता है? डीएनए से होता है। और कैसे होगा? वो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया है, और अनुलेखन की प्रक्रिया हम बाद में पढ़ेंगे भी। तो ये केवल इतना देखना है हमें यहाँ पर कि mRNA का जैव संश्लेषण जो होगा वो केंद्रक में डीएनए के द्वारा होता है। कौन सी क्रिया के द्वारा? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पर अपना mRNA है वो कंप्लीट हो जाता है। क्या? यहाँ पर अपना mRNA कंप्लीट हो जाता है। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे tRNA व rRNA। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।